हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम साइन एक्स का एग्जांपल लें तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और रेंज क्या होती थी -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो जब आपको फंक्शन की रेंज पता चल जाती है, मतलब आपको ये पता चल जाता है कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ले रहा है, से स्मॉल a से लेके स्मॉल b तक की वैल्यूज़ ले रहा है क्लोज इंटरवल पर, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल ए हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल बी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको रेंज पता है किसी फंक्शन की तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज उस फंक्शन की निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता ही रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसकी रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो अगर रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1 है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब tan x का एग्जांपल लेते हैं। tan x का डोमेन जानते हैं हम लोग ऑलरेडी, क्या होता है, r माइनस ऑड पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज क्या होती है, y बिलोंग्स टू r, तो y बिलोंग्स टू r का क्या मतलब हो गया, y बिलोंग्स टू -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो tan x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -∞। बट ये तो वैल्यू हमें पता ही नहीं होती, इसीलिए हम इसको बोलेंगे अगर आपके पास कभी भी इन्फिनिटी और -∞ वैल्यूज़ में आ रहा है तो आप उसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाओगे और मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर इन्फिनिटी आ रही है तो tan x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -∞ विच इज़ नॉट डिफाइंड। tan x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू कॉस 3x है। ठीक है, तो कॉस 3x के केस में डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, रेंज हमें पता ही क्योंकि बाहर कॉस फंक्शन है, तो रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया है, जो रेंज के जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब हमने टाइप्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वो टाइप्स को लिखेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ताकि आपके हर टाइप के प्रॉब्लम जो रेंज से रिलेटेड हैं वो इनमें कवर हो जाएं। तो टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन cos x रेशो द पावर 4 माइनस साइन x रेशो द पावर 4। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x तो क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, किसका फॉर्मूला होता है ये, cos 2x का। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया cos 2x। डोमेन देखने पे ही समझ आ रहा है कोई ऐसी वैल्यू है नहीं जहाँ पर ये नॉट डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है। अब cos 2x है तो क्या होगा, बाहर तो cos ही बैठा हुआ है, इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 क्लोज इंटरवल होगी। तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो इसको देखने पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम तो ऐसा, तो मेरे को बस साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज आती है, बट उसको सिंप्लीफाई करना है, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फंक्शन क्या बन गया, cos 2x। तो cos 2x की रेंज कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। मिनिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल जाएगी। इस केस में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू 4 cos x tan x। cos x और tan x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इसमें क्या करना है, रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos x इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आपको डोमेन का भी हमेशा रखना है। कोशिश करो कि डोमेन तो सबसे पहले मतलब निकालो, मतलब डोमेन को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर डोमेन को भूल जाओगे तो फिर रेंज निकालने में आप मतलब हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, मैंने लिखा 4 इंटू कॉस एक्स, टैन एक्स को क्या लिख दिया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी कि कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कॉस एक्स 0 नहीं हो सकता। क्यों कॉस एक्स 0 नहीं हो सकता, जैसे ही कॉस एक्स 0 होगा तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो 0/0 बन जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड टर्म। ठीक है, ये टर्म जो है वो डिफाइंड नहीं है, मतलब डोमेन में नहीं है, क्योंकि अगर कॉस एक्स 0 आ जाएगा तो टर्म 0/0 बन जाएगी, विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, ओके। तो cos x 0 कहाँ कहाँ पर होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारा डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑड पाई बाई 2। बेसिकली वही वाली बात होगी ना कि जहाँ जहाँ पर भी tan x नॉट डिफाइंड होगा वहाँ पर, क्योंकि 4 इंटू कॉस एक्स इंटू टैन एक्स आएगा, तो जहाँ जहाँ पर भी tan x नॉट डिफाइंड होगा, tan x नॉट डिफाइंड कहाँ पर होगा, जहाँ पे cos x 0 होता है, तो वो ऑड पाई बाई 2 होता है। ठीक है, cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है, फिर cos 3 पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए ऑड पाई बाई 2 हमने लिख दिया। तो ये अब इसका डोमेन हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जब हम ये लिख देते हैं कि भाई cos x 0 नहीं है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, cos x एक फाइनाइट नंबर है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। 4 cos x इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स को मैंने कैंसिल कर दिया और लिख दिया, क्या लिख दिया, 4 sin x। बट साथ में आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई x जो होगा वो ऑड पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑड पाई बाई 2 पर क्या हो रहा था, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ऑड पाई बाई 2 पर क्या हो रहा था, cos x 0 हो जा रहा था। या आप ऐसे लिख दीजिए, या आप ऐसे लिख दीजिए कि भाई cos x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मेरा जो फंक्शन है वो किसके बराबर हो गया, 4 sin x के बराबर हो गया, वेयर cos x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अब रेंज निकालनी है, sin x क्या होगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल होगा। ये लिखना गलत है। ये लिखना क्यों गलत है, क्योंकि sin x तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होगा, बट उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये x मतलब -π/2 से π/2 एक कंप्लीट इंटरवल उसको फॉलो करना पड़ेगा जो sin x का पीरियड है, तभी उसकी रेंज -1 से 1 होगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर मेरा cos x 0 होगा तो sin x मेरा +-1 होता है। ठीक है, ये कैसे पता चला, sin x को हम लिखते हैं ना, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x, पता है आपको। तो जब cos x को 0 पुट करोगे तो sin स्क्वायर x आपका 1 के बराबर आ जाएगा और sin x क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बिकॉज वी हैव रिटन दैट cos x इज नॉट इक्वल टू 0, तो sin x हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1 ओपन इंटरवल जाएगा। अब हमें रेंज किसकी निकालनी थी, 4 sin x की, तो 4 sin x की रेंज हमारी कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -4 से 4 आ जाएगी। और 4 sin x की एक्चुअली में रेंज नहीं निकालनी है, वो आप समझ रहे हो ना, cos x 0 नहीं है, इसीलिए ये वाली टर्म बनेगी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 4 cos x इंटू tan x, इसकी जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ आएगी, -4 से 4 ओपन आएगी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो हम नहीं बता सकते। 4 cos x tan x की मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है। -4 पर क्लोज होगा तभी तो मिनिमम वैल्यू -4 होगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस केस में भी, नॉट डिफाइंड, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखो आप ऐसे सोचो इसको कि -4 पर इक्वालिटी नहीं है, तो -4 के जस्ट आगे वाला नंबर हमें नहीं पता है, सिमिलरली 4 से जस्ट पीछे वाला नंबर हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो पता है कि -4 के जस्ट आगे वाली वैल्यू होगी, बट वो वैल्यू कौन सी है वो हमें नहीं पता। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ही नहीं, वो आपसे क्या पूछेगा, रेंज पूछेगा। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी, इस एक्सप्रेशन की रेंज कहाँ से कहाँ आएगी, -4 से 4 आएगी। तो इसलिए मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसमें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इसमें रेंज ही पूछी जाएगी। तो इसकी रेंज हमें क्लियर हो गई, क्या रेंज आ रही है, -4 से 4 ओपन इंटरवल आ रही है। समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो डोमेन तो क्लियर है, इसमें हमेशा डिफाइंड होता है x बिलोंग्स टू r। ठीक है, साइन x हमेशा डिफाइंड होता है, तो उसका होल स्क्वायर भी हमेशा डिफाइंड होगा। अब साइन x की रेंज कहाँ से कहाँ होती है हमारे पास, साइन x की रेंज होती है -1 से 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। तो जब भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा टर्म क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। वो एक्चुअली जब साइन x 0 होगा तो साइन स्क्वायर x भी क्या होगा, 0 होगा। और 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 का होल स्क्वायर करने पर वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ऐसे डायरेक्ट इनइक्वालिटी पर होल स्क्वायर क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया कि साइन स्क्वायर x लिखा और इस तरफ भी 1 आ जाएगा, इस तरफ भी 1 आ जाएगा, फिर मैं इनइक्वालिटी कैसे लगाऊंगा। तो ये करना गलत है। ऐसे क्यों करना गलत है, आपको हमने पहले भी बताया। जैसे अगर मान लो हमारे पास होल स्क्वायर वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास -1 से 1, साइन x की रेंज कहाँ से कहाँ है, -1 से 1, और उसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर लेना है। तो मान लो आपने साइन x को t मान लिया फॉर द टाइम बीइंग, और आपका t कहाँ से कहाँ है, -1 से 1 है। ठीक है, तो अब जब t -1 से 1 है तो मैंने x एक्सिस पे यहाँ पर से t मान लिया, और ये ग्राफ हमने बना लिया y इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जब t आपका -1 से 1 क्लोज इंटरवल पर है तो आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। तो जब t आपका -1 से 1 क्लोज इंटरवल पर है तो मेरा फंक्शन ये वाला हो गया। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ जा रही है, y के अलॉन्ग देखिए ना, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 0,0 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0,1 पॉइंट है। तो हमारा जो फंक्शन है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ जा रही है, तो हमारा जो फंक्शन होगा टी स्क्वायर, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से 1 क्लोज जाएगी।
समझ आ गया? ठीक है। दूसरा एक और तरीका कि भाई आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन एक्स हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, यूनियन 0 से लेके साइन एक्स से 1 जा रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। अब जब मैं साइन स्क्वायर एक्स निकालूंगा तो नेगेटिव पार्ट में जब एक्स नेगेटिव है तो ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है, तो वो इनइक्वालिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये आपको पहले हमने एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में बताया हुआ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे थे कि डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यूनियन। अब इस वाले केस में हमने क्या किया, 0 से साइन एक्स से 1 है, तो इसमें इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ तो क्या है, ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है, तो 0 पर 0 ही रहेगा, 1 पर 1 रहेगा। अब अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का क्या मतलब होता था, ऑल वैल्यूज़ को कलेक्ट कर लो, तो सारी वैल्यूज़ को जब आप कलेक्ट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स आपका 0 से 1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ग्राफिकली भी सोच सकते हैं। ठीक है, जो भी तरीका आपको सही लगे। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम हो गया जिसमें साइन स्क्वायर एक्स का रेंज निकालना था। क्या रेंज आ गया, 0 से 1। हाँ, अब इस केस में आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि इक्वालिटी आ गई। तो अगर मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ तो वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ आ गया होगा? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स की रेंज निकालनी है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने डोमेन फिक्स कर दिया है। डोमेन कहाँ से कहाँ दे दिया है, 0 से लेकर 3π/4 क्लोज तक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको ग्राफ से ही करेंगे ताकि आपको एक बार बहुत अच्छे समझ आ जाए। तो 0 π/2 और पाई तक बना लेते हैं इसका ग्राफ, बिकॉज 3π/4 इज लेस देन पाई। ठीक है, तो कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ हम जानते ही हैं। 0 पर कितनी वैल्यू आती है इसकी, 0 पर इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, π/2 पर 0 आती है, पाई पर कितनी आती है, -1 आती है। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है ये ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बनता है कॉस एक्स का वो कुछ इस शेप का बनता है, सब लोग जानते हैं हम लोग। ठीक है, बट अब जो हमारा डोमेन है वो डोमेन 0 से पाई नहीं है, हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3π/4। इसका मतलब है एक तो ये लाइन हो गई x = 0 वाली, और 3π/4 कहाँ पर आएगा, पाई से पीछे आएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 3π/4। ठीक है, 3π/4 पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ऑफ 3π/4 किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस π/4 विच इज़ -1/√2। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ रही है -1/√2। ठीक है, तो अब मेरे को इसकी रेंज निकालनी है। तो मेरा डोमेन क्या है, क्लोज 0 से 3π/4, तो हमारे को कौन सा फंक्शन कंसीडर करना होगा, ये वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, जो हमारा डोमेन है वहाँ तक ही कंसीडर करेंगे, तो यहाँ तक हमारा फंक्शन कंसीडर होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे कि भाई जब आप 0 से लेकर, इस पॉइंट से लेकर अगर आप 3π/4 तक जा रहे हैं, मतलब 0 से लेकर 3π/4 तक जा रहे हैं, तो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1/√2 से 1 तक जा रहा है। तो क्या रेंज आएगी इसकी, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/√2 से लेकर 1 तक। समझ आ गया? तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1/√2, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ आ गया? इजी प्रॉब्लम था। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अच्छा अब ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड होगा, जब x हमारा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, क्योंकि वो साइन एक्स नहीं है ना, वो साइन ऑफ रूट एक्स है। ठीक है, तो और अब ये ध्यान रखना है कि जब x > 0 है तो रूट एक्स भी क्या होगा, अंडर रूट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा, वो भी 0 से बड़ा होगा, तो t आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ t फॉर t > 0। समझ आ गया? देखो पहले तो डोमेन डिफाइन करना पड़ा, तो वो डोमेन ऐसा हो गया, अंडर रूट इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज एंड 0। ठीक है, तो हमने बोला x शुड बी > 0। व्हेन x इज > 0, जब आप उसका अंडर रूट लेंगे तो वो भी क्या रहेगा, हमेशा > 0 रहेगा। तो अब y इज इक्वल टू साइन t में t > 0 है, तो आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहिए फॉर t > 0। ठीक है, तो हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा, साइन रूट एक्स का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, साइन टी का ग्राफ बना रहा हूँ फॉर t > 0। ठीक है, थोड़ा उसमें डिफरेंस है उन दोनों में। तो हमने क्या किया, रूट एक्स को t मान लिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, y और x में नहीं बनाएंगे, किस में ग्राफ बना देंगे, हमारा y और t में ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। तो t > 0 है, तो आप जानते हैं कि साइन x का ग्राफ कैसा बनता है, तो वो इस टाइप का बनता है। तो अभी यहाँ पे t हमारा वेरिएबल है, तो किसका ग्राफ बना लिया हमने,
y इज इक्वल टू साइन टी का ग्राफ बना लिया फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी नेगेटिव पे ग्राफ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि रूट एक्स आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी? तो रेंज तो हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है। तो क्या रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की भी? रेंज आ जाएगी -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो जब क्लोज इंटरवल रहेंगे तो आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ओपन इंटरवल रहेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेंगे। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा ये प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, टाइप 2 विच इज़ ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस c। इसमें a b c जो हैं वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन का अब हमें रेंज निकालना है। तो पहले इसका डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास फंक्शन है a sin x प्लस b cos x। ठीक है, और c तो लास्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम a sin x प्लस b cos x की रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। अब कभी भी हमारे पास अगर ऐसी टर्म है जैसे लिखा हुआ है sin x प्लस 3 cos x और लिखा हुआ है 2 sin x प्लस cos x, इसको हम एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला साइन का भी हो सकता है और वो फॉर्मूला कॉस का भी हो सकता है। सिमिलरली 2 sin x प्लस कॉस एक्स को भी हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा वो कैसे? अब मेरे पास एक्सप्रेशन है a sin x प्लस b cos x, तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल इज्यूम कर लिया जिसकी हम एक साइड मान लेते हैं a और एक साइड मान लेते हैं b। ठीक है, a sin x प्लस b cos x आपको दिया हुआ है, उसमें b पॉजिटिव भी हो सकता है, b नेगेटिव भी हो सकता है, a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें तो बस साइन और कॉस के फॉर्मूले में इसको रिड्यूस करना है। क्यों रिड्यूस कर रहे हैं आपको आगे समझ आएगा। तो मैंने a sin x प्लस b cos x में क्या किया, एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया जिसका बेस a मान लिया, परपेंडिकुलर b मान लिया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर a मान सकते हो, बेस b मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √a² प्लस b²। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था इसको a² प्लस b² के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो क्या बन जाएगा टर्म, a अपॉन √a² प्लस b² sin x। ठीक है, प्लस b अपॉन √a² प्लस b² cos x। समझ आ गया होगा इतना? ठीक है, और ये जो ट्राइंगल हमने माना है इसके इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से अब इस ट्राइंगल को देखोगे तो आपके पास जो टर्म बन रही है वो बन रही है √a² प्लस b²। a अपॉन √a² प्लस b² को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो ये बन जाएगा sin x cos थीटा प्लस cos x b अपॉन √a² प्लस b² को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। समझ आ गया? तो y हमारा किसके बराबर बन गया, √a² प्लस b² sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा। अब ये वाली टर्म बन गई √a² प्लस b² साइन ऑफ a प्लस बी। बन गया साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो अब हमारे लिए सिंपल हो गया। तो अगर मेरे पास जो एक्सप्रेशन थी a sin x प्लस b cos x, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो हमने रिड्यूस कर ली sin x प्लस थीटा √a² प्लस b² में। ठीक है, या तो वो रिड्यूस हो जाएगी sin x प्लस थीटा में, या तो रिड्यूस हो जाएगी sin x माइनस थीटा में, या रिड्यूस हो जाएगी cos x प्लस थीटा में या cos x माइनस थीटा में। इसी में वो रिड्यूस होंगी ये वाली टर्म्स। ठीक है, तो sin x प्लस थीटा की रेंज हमें पता ही है। अगर डोमेन पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है तो sin x प्लस थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। इसको अब √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या टर्म है हमारी, हमेशा पॉजिटिव टर्म है तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगी। तो इसकी रेंज आ जाएगी -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b²। ठीक है, अब इसमें ये वाली टर्म क्या थी, a sin x प्लस b cos x। तो a sin x प्लस b cos x जो हमारे पास टर्म है इसकी रेंज मुझे मिल गई -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b²। और ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, डोमेन का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, ये इसके पूरे डोमेन पे हम चेक कर रहे हैं या उसके एक पीरियड के लिए चेक कर रहे हैं। तो a sin x प्लस b cos x जो है इसकी रेंज क्या होगी, -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b²। तो मिनिमम वैल्यू इज -√a² प्लस b², मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस √a² प्लस b²। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसमें c ऐड करता हूँ तो c तो क्या होगा, एक जो भी टर्म होगी पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करना है तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क
नहीं आएगा, तो आपकी रेंज बन जाएगी c माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर से c प्लस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, समझ आ गया। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मेरे को 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज चाहिए, ठीक है, इस फंक्शन की रेंज चाहिए, तो बस डायरेक्टली अब आपने डिराइव तो कर ही लिया है, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट लगा दोगे। क्या रिजल्ट है इसकी रेंज का? माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? ये -5, ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x से लेकर 5 तक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस फंक्शन की 3 sin x प्लस 4 cos x की? -5 से 5। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब a sin x प्लस b cos x की हम रेंज निकाल रहे हैं, उसमें a और b रियल नंबर्स हैं और sin x और cos x में जो x है वो सेम होना चाहिए, मतलब इन दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए a sin x प्लस b cos 2x आ गया, तो अगर a sin x प्लस b cos 2x आ जाएगा तो उसकी रेंज ये नहीं होगी। ठीक है, तो क्लियरली ध्यान रखना है a sin x प्लस b cos x में दोनों के एंगल सेम होने चाहिए साइन और cos के, और a और b रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के हम इसकी रेंज निकाल लेंगे क्योंकि वो तो हमने अभी अभी पढ़ा ही है, बट आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा आ जाए कि साइन एक्स सर -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, और जो कॉस एक्स है वो भी कहाँ से कहाँ होता है? -1 से 1 के बीच में होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो जल्दी से रेंज मिल जाएगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ आ जाएगा? -2 से 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर गलत है। ठीक है, ये क्यों गलत है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हो क्या रहा है कि जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जब x मान लो आपके पास 90 डिग्रीज है या π/2 रेडियंस है, तो क्या होगा? साइन एक्स आपका 1 हो जाएगा, बट कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ रही है। ठीक है, बट आपने क्या एज्यूम कर लिया कि भाई जहाँ पर साइन एक्स 1 हो रहा है वहीं पर कॉस एक्स 1 हो रहा है, तो जहाँ पर साइन एक्स 1 होगा वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कॉस एक्स 1 हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि दो फंक्शन अगर आपके पास हैं, अगर उनका नेचर आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पर, अगर दोनों एक ही जगह पर मिनिमम आ रहे हैं और दोनों एक ही जगह पर मैक्सिमम आ रहे हैं तब तो हम ऐड कर सकते हैं उनको। बट अगर अलग अलग वैल्यूज़ पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ रही हैं उनकी, मतलब अलग अलग एक्स की वैल्यू पर साइन एक्स और कॉस एक्स मैक्सिमम और मिनिमम दे रहे हैं, तो आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर -2 से 2 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि जहाँ पर साइन एक्स 1 होता है वहाँ पे कॉस एक्स 1 नहीं होता, जहाँ पे साइन एक्स -1 होता है वहाँ पे कॉस एक्स -1 नहीं होता। तो एट अ टाइम तो इसकी रेंज निकालने के लिए एक ही तो एक्स की वैल्यू डालोगे। ऐसा नहीं होगा ना कि एक्स में आपने π/2 डाल दिया और कॉस साइन एक्स वाले एक्स में π/2 डाल दिया और कॉस एक्स वाले में 0 डाल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो एट अ टाइम एक ही एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें तो पता है इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ए कितना है आपका? ए आपका कितना है? ए 1 है क्योंकि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता है, और बी भी आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा? -√a² प्लस बी स्केयर से लेके √a² प्लस बी स्केयर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज आ जाएगी -√2 से लेकर √2। ठीक है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5, इसकी हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि x और x दोनों के सेम है, दोनों के एंगल सेम है। ठीक है, और 3 sin x माइनस 4 cos x की तो रेंज निकालनी आती है, चाहे 3 sin x माइनस 4 cos x हो चाहे 3 sin x प्लस 4 cos x हो। रेंज क्या होगी? -√a² प्लस बी स्केयर से लेकर √a² प्लस बी स्केयर। तो ये वाली वैल्यू -5 आएगी। अब इसमें क्या करना है? ऐड करना है 5, तो 5 ऐड करने से इनइक्वालिटी वगैरह पे कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 - 5 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 + 5। तो इस फंक्शन की रेंज हमारी क्या हो जाएगी? 0 से लेकर 10। तो मिनिमम वैल्यू इज़ 0, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 10 एंड रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। y इज इक्वल टू 5 cos x प्लस 4 cos x प्लस π/3 प्लस 3। देखिए अभी डायरेक्टली ये 5 cos x प्लस 4 sin x जैसी टर्म नहीं है, तो इस पर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लगाना है। हमें हमेशा अगर कोई भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारी टाइप क्या है? a sin x प्लस b cos x। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एंगल x है और ये x प्लस π/3 है, तो इस पर तो ये रिजल्ट लग ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 5 cos x
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 3, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो टर्म क्या बन गया हमारे पास 5 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस 60 हाफ कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स साइन 60 √3/2 प्लस 3, ठीक है। तो अब हमारे पास ये टर्म सिंप्लीफाई हो रही है, तो ये बन जा रहा है 5 cos x प्लस 2 cos x विच इज़ 7 cos x, ठीक है, माइनस 2√3 साइन एक्स प्लस 3, ये टर्म बन गई। अब इसकी रेंज निकालना हम जानते हैं, तो क्या करेंगे 7 cos x माइनस 2√3 साइन एक्स की पहले तो रेंज निकाल लेंगे, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर विच इज़ 49 प्लस 2√3 होल स्क्वायर विच इज़ 12, ठीक है, से लेकर ये वाली रेंज आ जाएगी हमारे पास 7 होल स्क्वायर विच इज़ 49 प्लस 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 ऐड करना है, तो टर्म क्या बन जाएगी 7 cos x माइनस 2√3 साइन एक्स प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेंज कितनी आ रही है हमारी, माइनस अंडर रूट 61, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3 माइनस √61 से लेकर 3 प्लस √61, तो हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हमारी आएगी क्लोज इंटरवल 3 माइनस √61 से लेकर 3 प्लस √61 क्लोज इंटरवल, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी रेंज निकालनी है। अब अच्छा, अब ये भी इस टाइप में क्यों इंक्लूड किया गया है, वैसे तो ये डिग्री 2 टर्म है, तो ये इस तरीके से तो ये अभी उस फॉर्म में नहीं है ना, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाली फॉर्म है, बट ये कन्वर्ट हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाली फॉर्म में, इसीलिए इसको इस टाइप में इंक्लूड किया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करके लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपके पास 2 बन गया, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स को अब देखो डिग्री 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और एक 2 है यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है ना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x, ठीक है। तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस साइन 2x माइनस कॉमन ले लेते हैं प्लस कॉस 2x, समझ आ गया। अब देखा आपने जो डिग्री 2 टर्म थी साइन और कॉस की, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन कॉस की डिग्री 1 में, और उसका जो एंगल है वो क्या हो गया, एंगल हमने कितना बना लिया 2x, ठीक है। अब इजी हो गया हमारे लिए, साइन 2x प्लस कॉस 2x की तो रेंज हमें पता ही है, साइन 2x प्लस कॉस 2x की रेंज कितनी होती है माइनस √2 से लेकर √2, ठीक है। इसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस √2, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, इनइक्वालिटी चेंज कर दी। अब इसमें 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड कर देंगे, 3 माइनस साइन 2x प्लस कॉस 2x, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस √2 से लेकर 3 प्लस √2, तो क्या रेंज आ जाएगी हमारे पास रेंज आ जाएगी क्लोज इंटरवल 3 माइनस √2 से लेकर 3 प्लस √2, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, y इज इक्वल टू लॉग विद बेस 2 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है लॉग विद बेस 2 आ गया जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखते हैं 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स की रेंज निकालना, तो हम सबको आ गया। अब कहाँ से कहाँ होती है इसकी रेंज, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या रेंज आ जाएगी -5 से 5। इसमें 15 ऐड करना है, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 15 ऐड कर दो, तो 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 3 साइन एक्स माइनस पॉजिटिव टर्म है इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगी, 15 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इस तरफ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इस तरफ इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपको log 2 लेना है, तो log 2 इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, वो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा, तो इस पर अगर मैं log 2 लूँगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा log 2 1 और इस तरफ क्या आ जाएगा log 2 2, ठीक है। log 2 विद बेस 2 log 1 विद बेस 2, तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास log 1 की 0 होती है, log 2 2, log 1 विद बेस 2 इज़ 0, log 2 विद बेस 2 इज़ 1, तो क्या रेंज आ जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की क्लोज 0 से 1। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। टाइप 3 इज ट्रिगो प्लस क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो रहे होंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में रिड्यूस हो रहे होंगे। तो उस टाइप के फंक्शंस की कैसे रेंज निकालनी है, ठीक है। इनको करने के भी दो तरीके रहते हैं, दोनों बताता हूँ आपको। y इज इक्वल टू कॉस केयर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 13 जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन x बिलोंग्स टू आर है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अब इसको पहले मेथड 1 इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो हम इसको मेथड 1 से पहले करते हैं विच इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। तो ये टर्म अब मेरे पास क्या बन जाएगी, कॉस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 2 हमेशा कॉस एक्स से बड़ा रहता है, तो आप इसको cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, 2 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। तो cos x की रेंज हम जानते हैं कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1। अब cos x माइनस 2 अगर आप करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव है, तो यहाँ पर वैल्यू -3 आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। नेगेटिव का जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव में जो y इक्वल टू एक्स के ग्राफ होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो क्या बनेगा, cos x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर बनेगा उसकी मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। इस स्टेप का आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पे होल स्क्वायर कैसे करना है, ठीक है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं तो आपको उसको ब्रेक करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 ऐड करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। तो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, 10 से 18 हो गई। समझ आ गया इतना आपको, ठीक है। अब इसको मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके, तो हमारे पास फंक्शन था cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos एक्स प्लस 13, ठीक है। इस फंक्शन का अब हम ग्राफ स्केच करेंगे इसको रिड्यूस करके। तो अब मैं क्या करूँगा, cos x को मैंने t इज्यूम कर लिया। अब जैसे ही आपने cos x को t इज्यूम किया है तो आपके पास t जो होगा वो कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो आपका अब क्या बन जाएगा, फंक्शन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 13, बट t आपका कहाँ से कहाँ आ जाएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। cos x को t माना तो जो cos x की रेंज होगी वो t की वैल्यूज हो जाएंगी। cos x कहाँ से कहाँ जा सकता है, -1 से 1 जा सकता है। तो मतलब ये आपका जो टर्म था ये एक पॉलिनॉमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बट उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गई। क्या रिस्ट्रिक्शन आ गई कि t कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल रहेगा। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। अब जो ग्राफ बना रहे हैं वो टू द स्केल नहीं है, ठीक है। तो हमने x एक्सिस बना लिया है जिसमें -4 -3 से लेकर 6 तक वैल्यूज प्लॉट कर लिए हैं, ऐसे y एक्सिस बना लिए है। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 13, तो ये y और x में नहीं है, ये किस में है, हमारा ग्राफ t में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम t और -t लिख देते हैं, ठीक है। y और t में ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 13 अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि इसका जो a है लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 विच इज़ पॉजिटिव, तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। इसका जो y एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा, t को 0 पुट करोगे तो y एक्सिस पर 0,13 पे कट करेगा, तो इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। वर्टेक्स याद है आपको, वर्टेक्स कैसे निकालते थे हम, इसका -b/2 है, तो -b/2 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो वो 2 आ जाएगा। और इसका जो वर्टेक्स का दूसरा कोऑर्डिनेट होता था वो होता था -d/4 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ 52, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है -36 -d/4a, ओके। सो -d/4a विल बी 9, ठीक है। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आएगा 2,9, वो कुछ मान लेते हैं यहाँ कहीं आ रहा है। तो कैसा पैराबोला बन जाएगा हमारे पास, अपवर्ड पैराबोला, जो कि अपने वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। जिसको ये नहीं समझ आया तो बस थोड़ा सा ही, अगर ये पैराबोला नहीं बनाना आता है तो जैसा मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनते रहिए, ठीक है, आपको हेल्प करेगा ये। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपको एक मेथड ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा हुआ है तो वो इसको क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो पैराबोला होता है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड डिसाइड होता है ए से। तो ए अगर 1 है विच इज़ पॉजिटिव तो अपवर्ड बनेगा, ए अगर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड बनेगा। तो हमने अभी इस पर्टिकुलर केस में अपवर्ड बना दिया, ठीक है। तो अब आपको ये क्या ध्यान रखना था भाई, ये तो आपने बना दिया t बिलोंग्स टू r के लिए, पूरी नंबर लाइन पे बना दिया, बट आपको बनाना कहाँ से कहाँ तक है,
आपको तो बनाना -1 से 1 तक है, तो ये आपका -1 यहाँ कहीं आ रहा होगा और 1 आपका यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको पैराबोला कहाँ से कहाँ कंसिडर करना है, बस ये वाला कंसिडर करना है -1 से 1 पर, ये वाला, बस इतना, ये वाला पोर्शन। तो 1 पर इसकी वैल्यू देखो, वो पुट करके आ जाएगी, 1 इसमें पुट करिए, 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 -4 + 13, तो 14 - 4 विच इज़ 10, ठीक है। और -1 पुट करेंगे तो 1 + 13 + 4, तो 1 -1, 18। तो क्या रेंज आ रही है, y की वैल्यूज़ देखनी है आपको। तो जब t आपका -1 से 1 है तो रेंज हमारी आ रही है 10 से लेकर 18 तक, और यही हमने आंसर निकाला था पहले, ठीक है। तो इसका सेकंड मेथड हो गया जो कि ग्राफ से हमने किया। तो इस फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ आ रही है, 10 से लेकर 18 तक आ रही है। समझ आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y = sin² x + sin x + 1, इसकी हमें रेंज निकालनी है, और y = tan² x + tan x + 1। अब इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिया है, क्योंकि जो sin x है और tan x है, वो दोनों को अगर आप sin x को t रिप्लेस करते हो और tan x को भी t रिप्लेस करते हो तो आपका सेम ही पॉलिनॉमियल फंक्शन बनेगा, ठीक है। बट डिफरेंस क्या आएगा, जब आप sin x को t पुट करेंगे तो t आपका कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 होगा। बट जब आप tan x को t पुट करेंगे तो t क्या हो जाएगा, tan x की रेंज होती है बिलोंग्स टू r, तो t बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ग्राफ से ही करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या मान लेते हैं, y = t² + t + 1, ठीक है। अब जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, a इसका लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब t² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। वर्टेक्स निकाल लो इसका, वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2 है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac विच इज़ -3, तो -d/4 है, ठीक है। ये इसका वर्टेक्स हो गया। अपवर्ड पैराबोला हो गया, वर्टेक्स हो गया, और इंटरसेक्शन विद y एक्सिस देख लेते हैं विच इज़ 0, 1, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये ग्राफ, -½ पे इसकी वैल्यू 3/4 होगी, तो इसके इस वर्टेक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये वाली वैल्यू आपकी 3/4 है जो y कोऑर्डिनेट है, और जो x कोऑर्डिनेट है -½ है। 0, 1 से पास करना है इस ग्राफ को, अपवर्ड पैराबोला है, तो किस टाइप का बनेगा ये ग्राफ हमारे पास, कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। सिमेट्रिक अबाउट वर्टेक्स होता है, ठीक है। सिमेट्रिक कहने का मतलब है उसके अबाउट आप अगर देखेंगे उस लाइन के अबाउट तो ग्राफ आपको सिमेट्रिक दिखेगा, ठीक है। जैसा इस लाइन के अबाउट x = -½ के अबाउट राइट हैंड साइड पे है, वैसे ही आपको सेम ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो ये क्या, किसका ग्राफ बना दिया हमने, y = t² + t + 1 का ग्राफ बना दिया, ठीक है। अगर अब मैं a पार्ट की बात करूँ, a पार्ट के लिए जो मेरा t है वो क्या बनेगा, t² + t + 1 बनेगा। तो t मेरे t के ऊपर कंस्टेंट आ जाएगा, t कहाँ से कहाँ रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो अब उसको देखते हैं, तो ये आपका -1 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो ये 1, 3 हो गया। -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप पुट करेंगे इस फंक्शन में पुट कर दें तो 1 - 1 + 1, तो ये -1, 1 आ रहा है। तो जब t आपका -1 से 1 है तो हमारे को फंक्शन कौन सा देखना पड़ेगा, उस डोमेन के लिए फंक्शन देखें हम, तो उस डोमेन के लिए फंक्शन देखेंगे तो क्या आएगी इसकी रेंज, देख रहे हो, मिनिमम वैल्यू 3/4 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 1 को नहीं लेना है क्योंकि 1 तो 3/4 से बड़ी वैल्यू होगी ना, तो क्या रेंज बनेगी ये पार्ट की, जो साइन वाला आंसर है, साइन वाले प्रॉब्लम के लिए 3/4 से 3 बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा ए पार्ट है इसकी हमारा आंसर आएगा y बिलोंग्स टू क्लोज 3/4 से लेकर 3, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब मैंने उस पर आते हैं बी वाले पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है, हमें tan पे निकालना है। तो बी पार्ट में क्या है, y = t² + t + 1 है, बट इसमें क्या हो गया, t बिलोंग्स टू r हो गया, मतलब पूरी नंबर लाइन पे आप ग्राफ को देखोगे। तो अगर आप पूरी नंबर लाइन पे ग्राफ को देखते हो तो हमें पूरा, अगर पूरे ग्राफ को देखना है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, इस पर ही आ रही है 3/4 पर, बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू इज़ 3/4, मैक्सिमम वैल्यू इज़ इन्फिनिटी। तो इस केस में जो हमारी रेंज बनेगी सेकेंड पार्ट में वो बनेगी 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें नॉट डिफाइंड बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू 3/4 बोलेंगे। समझ आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप 4, जिसमें ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का यूज़ है। ए एम कहने का मतलब है अर्थमेटिक मीन और जी एम कहने का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो अच्छा, ए एम और जी एम जो इनइक्वालिटी है, ए एम जी एम इनइक्वालिटी इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और इनइक्वालिटी क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी है दिस इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है।
अच्छा, अब दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? उनका एवरेज, तो a प्लस बी बाई टू। अर्थमेटिक मीन ऑफ से 3 नंबर्स a b c, तो वो किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं से 4 नंबर्स हैं और से 5 नंबर्स हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5। अब आते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ से 2 नंबर्स a कॉमा बी, तो क्या हो जाएगा? a b रेज टू दी पावर हाफ। उनका प्रोडक्ट लो और जितने नंबर्स हैं उसको उसकी रेडिकल साइन में लगा दीजिए, मतलब 1/2 1/3 ऐसे करके। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी का लेना है, तो वो क्या आएगा हमारे पास? ए बी सी रेज टू दी पावर 1/3। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 नंबर्स क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई का प्रोडक्ट रेज टू दी पावर 1/5। ठीक है, तो इनइक्वालिटी क्या कहती है? फॉर n पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई भी n पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर आपके पास हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हम एक नंबर नहीं लेते हैं, जनरली हम क्या लेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 2 नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ रियल नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने चाहिए, क्योंकि 1 पे तो वो बराबर ही आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर n पॉजिटिव रियल नंबर्स विच सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हम हमेशा बोल सकते हैं am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो अगर मैं 2 नंबर्स के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, तो ये 2 नंबर्स के लिए हो गया, जिसमें ए बी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और इसमें जो इक्वालिटी होती है, इक्वालिटी होल्ड्स, ये जो इक्वालिटी आ रही है मतलब इसमें क्या है? एक तो ग्रेटर है और एक इक्वल है, तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू बी। तो a इक्वल टू बी के ऊपर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। जैसे आप इसमें a इक्वल टू बी रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा a प्लस ए बाई टू विच इज़ a, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड में अंडर रूट ए इंटू ए, जो किसके बराबर आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है। वैसे मॉड ए आएगा पहले तो, बट आप उसको ए लिख देंगे बिकॉज ए इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अब 3 नंबर्स के लिए चेक करते हैं। तो 3 नंबर्स के लिए क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3, अर्थमेटिक मीन हो गया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी सी रेज टू दी पावर 1/3, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। ठीक है, 5 नंबर्स के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी ई रेज टू दी पावर 1/5। समझ आ गया इतना? ठीक है, इसका डेरिवेशन हम सीक्वेंस एंड सीरीज वाला एक चैप्टर आएगा, उसमें इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, और बी पार्ट में है 4 secant स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosecant स्क्वायर थीटा। देखो इसमें वो आपको रेंज निकालने को नहीं बोल रहा है, वो आपको बस मिनिमम वैल्यू निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो AMGM इनइक्वालिटी का वैसे मिनिमम वैल्यू निकालने में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हम क्या करते हैं? 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म को a और b मान लेते हैं। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। ठीक है, तो a और b अगर मैं मान रहा हूँ तो a प्लस बी बाई टू हमेशा किससे बड़ा होता है? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब ये टर्म हमेशा किससे बड़ी होगी? अंडर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज़ 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 cot स्क्वायर थीटा। समझ आ गया? तो a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो हमारे को क्या पता चल गया कि 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा जो होगा, 2 पॉजिटिव टर्म है उधर मल्टीप्लाई कर दिया, tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज cot स्क्वायर थीटा इज 1/tan स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। तो ये अंडर रूट 36 बन गया, जो कि कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हमें क्या समझ आ गया कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है हमारी 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, ये हमेशा किससे बड़ी रहेगी? 12 से बड़ी रहेगी। तो y की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। समझ आ गया? इजी प्रॉब्लम था ये, बस डायरेक्टली आपको am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाना था और मिनिमम वैल्यू ही पूछा था, तो हमने मिनिमम वैल्यू निकाल ली उसकी हेल्प से। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। y इज इक्वल टू 4 secant स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosecant स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। समझ गए? और cosecant स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 9 प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। बिकॉज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो secant स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे cosecant स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म बन जाएगी 13 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ आ रहा होगा ये टर्म अभी भी आपने इससे ऊपर वाले ए पार्ट में यही टर्म निकाला था। ठीक है, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 13 प्लस 12, क्योंकि इसको हमने अभी AMGM से निकाला है। ठीक है, तो y मिनिमम इज ऑलवेज
y मिनिमम नहीं लिखना चाहिए, y लिखना चाहिए बस अकेला, ठीक है। तो y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो y की मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो बी पार्ट का आंसर कितना हो गया, 25, ठीक है। तो ये आज हमने जो इस टॉपिक में पढ़ा है वो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 4 पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड करने की कोशिश करी है। अगर आपके प्रॉब्लम इन टाइप में फॉलो करते हैं तो आप बहुत ईजिली उनको सॉल्व कर सकते हैं या उनको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है वो अभी आपसे कवर नहीं होगा। अभी हम आगे जाके और जब 11th के आगे और 12th में आगे जाके ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे तो कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो इन टाइप्स में फॉलो नहीं करेंगे, वो आगे जो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है, उसमें फॉलो करेंगे। तो जितने भी आपको अभी प्रॉब्लम्स मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में वो सारे इन्हीं टाइप्स में फॉलो कर जाएंगे और आप उनको इन टाइप्स में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।